हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोटा पॉइंट। आई एम योर मेंटर रोहित सिंह यादव और आज मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने जा रहा हूं और आज मैं फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं जिसका टॉपिक का नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो बहुत लोगों से आपने वर्क, पावर, एनर्जी पढ़ा होगा, लेकिन आज बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है, सो थोड़ा फोकस करना, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वर्क के बारे में समझते हैं, ठीक है, कि वर्क आखिर होता क्या है। तो वर्क के बारे में बहुत बच्चों के दिमाग में एक गलत फहमियां होती हैं, तो उस गलत फहमी को थोड़ा दूर करेंगे हम लोग, ठीक है, कि वर्क का डेफिनेशन क्या है। पहले वर्क के डेफिनेशन पे हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि वर्क का डेफिनेशन क्या है, वर्क का डेफिनेशन सही से समझे, ठीक है। बहुत लोग कहते हैं कि वर्क का डेफिनेशन है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट आखिर किसका होता है, ठीक है, उस पॉइंट को समझिए। डिस्प्लेसमेंट किसका? क्या बॉडी का डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट केवल बॉडी का अगर हम कह दें तो ये कहना थोड़ा गलत हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये कहना थोड़ा गलत हो जाता है। केवल बॉडी के डिस्प्लेसमेंट को कहने से हमारा वर्क पूरी तरह से डिफाइन नहीं होता है। तो यहां पर एक वर्ड आता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, कि फोर्स जिस पॉइंट पर अप्लाई किया गया है उस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको कहते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट इन दिस सेंस, ठीक है। उस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट को यहां कंसीडर किया जाता है। जैसे समझो यहां पर बात को, जैसे सपोज एक यहां पर बॉडी है, ठीक है, इस पर एक फोर्स इधर F लग रहा है, तो इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट किधर की ओर होगा? इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट अगर हम सपोज करते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में इधर हो रहा है, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में इधर डिस्प्लेसमेंट किसके कारण हो रहा है? इस फोर्स के एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण हो रहा है। अगर सपोज करते हैं ये थीटा एंगल है, तो इधर एक कंपोनेंट F cos थीटा है, इधर एक कंपोनेंट F sin थीटा है, तो इस F cos थीटा के कंपोनेंट के कारण इसका इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, जो कि डिस्प्लेसमेंट हम सपोज करते हैं कि S है। तो ये डिस्प्लेसमेंट अगर S हम सपोज कर रहे हैं, तो ये S डिस्प्लेसमेंट यहां पर हमको इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, ये जो पॉइंट है जहां पर ये फोर्स को हम अप्लाई कर रहे हैं, इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसको कंसीडर करना है। लेकिन अगर आप बोलेंगे सर यहां पर जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है और जो ब्लॉक है दोनों का डिस्प्लेसमेंट तो सेम है, तो उस बात से तो कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है कि या तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट हो या ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों तो सेम ही हो रहा है, तो कोई फर्क तो हमको दिख नहीं रहा है। तो अभी मैं आपको फर्क दिखा देता हूं। अगर मैं आप सभी ने एक बॉल देखी होगी जो दबती होगी, स्क्वीजिंग बॉल, ठीक है, देखें, तो उस बॉल को अगर हम कंसीडर करते हैं यहां पर, ठीक है, तो अगर मैं उस बॉल को पर एक फोर्स लगाता हूं और उस बॉल को प्रेस करता हूं, तो बॉल का तो कोई डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं, लेकिन उसका शेप क्या हो जाएगा? डिफॉर्म हो जाएगा। उसका शेप पहले कुछ था, अब कुछ और हो जाएगा। जिस पॉइंट पर मैंने फोर्स लगाया, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कुछ। तो क्या यहां मैंने कोई वर्क नहीं किया? क्या यहां कोई वर्क नहीं हुआ? क्या यहां वर्क हुआ है प्यारे बच्चों, यहां पर वर्क हुआ है, लेकिन यहां पर इस ब्लॉक का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। यहां डिस्प्लेसमेंट मेरा 0 है, लेकिन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इसीलिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ना कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जहां पर आप फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं उस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गई बात? तो अब हम लोग आते हैं, तो अगर हम वेक्टोरियली डिफाइन करना चाहें वर्क को, तो dw इक्वल टू, सॉरी वेक्टर नहीं है ये, dw इक्वल टू F डॉट ds होता है, ठीक है। ये हम लोग इसको वर्क को डिफाइन करते हैं। तो वर्क जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क इज स्केलर, वर्क स्केलर है, dw इक्वल टू F डॉट ds। क्लियर है? तो F और डिस्प्लेसमेंट का हम लोग
स्केलर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमको वर्क मिल जाएगा। इसका क्या मतलब है समझे, मतलब अगर थीटा आपका 0 हो जाएगा तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, FS हो जाएगा ना, क्योंकि cos 0 क्या होता है, cos 0 1 होता है। तो यहाँ पर एंगल मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में, फोर्स भी सेम डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में हो रहा है। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, फोर्स आपका इधर है और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है। तो इस डायरेक्शन में आपका वर्क क्या हो जाएगा, कौन बताएगा, इस डायरेक्शन में वर्क क्या हो जाएगा, FS cos 90 दैट इज 0। तो यहां से एक बात उठती है कि अगर सपोज करो एक पेंडुलम है, एक पेंडुलम है, ये इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है, तो बताओ कि इस टेंशन का वर्क डन क्या है, अगर ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इस टेंशन का वर्क डन क्या है, अगर ये यहाँ से 0 वेलोसिटी से इधर v वेलोसिटी तक पहुंच गया तो इस टेंशन का वर्क डन क्या होगा। अगर एक बॉब ऑफ द पेंडुलम मूव फ्रॉम द मीन पोजिशन टू एक्सट्रीम पोजिशन, तो इस टेंशन का वर्क डन क्या होगा, बोलो, टेंशन का वर्क डन क्या होगा, टेंशन का वर्क डन 0 होगा बच्चा, ठीक है, टेंशन का वर्क डन 0 होगा, नहीं होगा 0। देख लो यहाँ पर भी वही थीटा यहाँ पर 90 हो जा रहा है ना, थीटा यहाँ पर 90 हो जा रहा है ना, ये डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट आपका इधर, ये वाला डिस्प्लेसमेंट है, ये आपका ds है, और आपका ये टेंशन आपका इस तरह से है टेंशन, और डिस्प्लेसमेंट आपका इस डायरेक्शन में है, ये 90 का एंगल है, क्लियर, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है और टेंशन ऊपर है तो 90 का एंगल है, तो ये cos 90 0, क्लियर, समझ में आई बात, आगे चलें। उसी तरह सर्कुलर पाथ का एक एग्जांपल है ये, इट इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, सर्कुलर पाथ का एग्जांपल है। सर्कुलर पाथ में जान नहीं रहे हो कि वर्क डन 0 होता है, क्यों होता है यहाँ समझ रहे हो, क्लियर है फंडा, किसी को डाउट है तो बोलो। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, थीटा इक्वल टू 90 का। तो उसी तरह आगे चलते हैं, डस्टर है क्या, तो अब आगे अगर हम लोग डिस्कशन करें तो अब हम लोगों ने एंगल्स तो देख लिए। अब अगर सपोज करते हैं कि जो हमारा फोर्स है इज वेरिएबल, अगर फोर्स वेरिएबल होगा तब क्या होगा केस, अगर फोर्स जो होगा हमारा वेरिएबल होगा, ठीक है, समझ रहे हो, फोर्स वेरिएबल होने का मतलब कोई समझा सकता है। जनरली हम लोग फोर्स वेरिएबल फोर्सेस को ही अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं, ठीक है। तो अगर फोर्स वेरिएबल है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जैसे अगर डी डब्ल्यू इक्वल टू होता है एफ डॉट डी एच, सपोज करो एक वेरिएबल फोर्स है, इधर एफ का मार्क करते हैं और इधर डिस्प्लेसमेंट मार्क करते हैं, तो एक वेरिएबल फोर्स इस तरह से है, ठीक है, समझ रहे हो। तो अगर एक वेरिएबल फोर्स इधर है तो एफ डी एस करना है, मतलब समझ लो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये अगर एफ को वाई माने हैं और ये डी एस को क्या माने हैं डी एक्स, अगर सपोज कोई इधर स्मॉल पोर्शन समझे इधर वाई इंटू डी एक्स, तो ये वाई हमारा रीजन हो जाएगा ये, और इधर का ये डी एक्स हो जाएगा। एक सपोज कर एक रेक्टेंगल बन रहा है ना, ठीक है, तो अगर ये वाई डी एक्स क्या बन जाएगा, इस रेक्टेंगल का एरिया बन जाएगा, समझ रहे हो। तो डी डब्ल्यू अगर निकालना है तो इस रेक्टेंगल का एरिया, ये तो स्मॉल रीजन का हो गया, अगर पूरे का निकालना है तो ये पूरा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा पूरा, ये इससे शेडेड रीजन का एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक ना। तो एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व गिव्स व्हाट, क्या देता है, वर्क, ठीक है, वर्क देता है, ठीक है। तो ये हमारा इंटीग्रेशन से मिल जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पर एक भी ये भी बात है कि डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी एक्स इंटीग्रेशन फॉर वेरिएबल फोर्सेस,
वेरिएबल फोर्सेस के लिए, ठीक है, वेरिएबल फोर्सेस के लिए। क्लियर हो रही है बात? समझ में आ रहा है? चलो आगे चलते हैं। तो अब एक बात होती है कि जो हम लोग वर्क डन लिख रहे हैं वो किस पर डिपेंड कर रहा है? वर्क डन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर भी डिपेंड करता है। वर्क डन डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इसको कैसे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं, थोड़ा देखना, ध्यान से समझना। अगर हम अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कोई चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो उसका वर्क डन कुछ और आएगा, और किसी अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व करते हैं तो उसका वर्क डन कुछ अलग आएगा। जैसे अगर हम एक एलिवेटर को देखते हैं, एक अगर एलिवेटर को ऑब्जर्व करते हैं कि एलिवेटर में एक पुली है, ठीक है, तो इधर टेंशन T लग रहा है, इधर डाउनवर्ड mg लग रहा है, और ये एलिवेटर ए एक्सीलरेशन से ऊपर जा रही है, और एक ऑब्जर्वर इसमें अंदर में है। ये ऑब्जर्वर को 1 नाम दे देते हैं, और एक ऑब्जर्वर बाहर में है, इस ऑब्जर्वर को सेकेंड ऑब्जर्वर कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट ऑब्जर्वर की बात करते हैं, तो फर्स्ट ऑब्जर्वर क्या ऑब्जर्व करेगा? फर्स्ट ऑब्जर्वर के नजर से ऑब्जर्व करोगे तो ये वो एक इस पर सूडो फोर्स इधर का एम में ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। तो T प्लस एम में इक्वल टू mg, ठीक है ना, कोई दिक्कत? क्लियर है? तो यहां से क्या आ जाएगा? टेंशन की वैल्यू, टेंशन की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक सेकेंड, यहाँ पर सूडो फोर्स अपोजिट एक्स में लगाना था, मैं इधर लगा दिया, तो ये इधर m में आ जाएगा, तो T इक्वल टू mg प्लस m में आ जाएगा, तो टेंशन की वैल्यू mg प्लस a हो जाएगा। तो टेंशन की वैल्यू तो ठीक है। तो अब अगर हम वर्क डन बाय दिस फोर्स अगर देखें तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में? इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में? इस ब्लॉक का कोई डिस्प्लेसमेंट होगा क्या? तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। अब लेकिन वही इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में देखें तो, इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में देखें तो क्या लिखेंगे इक्वेशन? T माइनस एम जी इक्वल टू सेकेंड के रिस्पेक्ट में T माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, तो T इक्वल टू एम ए प्लस एम जी, ठीक है। ये हो गया हमारा टेंशन। अब अगर टेंशन हमारा फोर्स है, टेंशन इज द फोर्स, यहाँ ऐसे समझ रहे हो वर्क डन कैसे हुआ है? T इंटू डॉट एस हो गया, तो ये तो टेंशन तो था ही और वर्क डन 0 था, तो ये T डॉट 0 ये हमारा जी आ गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखें टेंशन को, तो टेंशन तो ये है, और डिस्प्लेसमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा? हाफ AT स्क्वायर, ठीक है, हाफ AT स्क्वायर हो जाएगा ना। तो वर्क डन क्या आ जाएगा? एम ए प्लस जी इंटू हाफ AT स्क्वायर। क्लियर है? तो हमने क्या एनालिसिस किया कि वर्क डन हमने इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में देखा टेंशन का तो 0 आया, और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में देखा तो कुछ और आया। इसका मतलब क्या है? ये पॉइंट निकला कि वर्क डन डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर है बात? समझ में आई क्या? चलो चलिए, ये तो हमारा कुछ पॉइंट्स हो गए। वेरिएबल फोर्स का भी डिस्कशन हमने कर लिया। तो अब कुछ हम लोग क्वेश्चंस करें, कुछ प्रॉब्लम्स करें, सिंपल सिंपल। चलो, तो डीसी पांडे के कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं हम लोग। डीसी पांडे के कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं। सिंपल सा एक प्रॉब्लम लेता हूं। क्या बोल रहा है? ए बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम
ए 2,4,-6 टू आर बी 6i-4j + 2k मीटर। ये भी सब मीटर में कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, 2 मीटर, 4 मीटर एंड -6 मीटर अंडर ए कांस्टेंट फोर्स F = 2i + 3j - k न्यूटन। फाइंड द वर्क डन। फाइंड द वर्क डन। चल, वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, सारे कॉन्सेप्ट वेक्टर फॉर्म में दिए हुए हैं, इसको करना है हम लोग को। करिए, ट्राई करिए। 1 मिनट में इसको कुछ कर दीजिए जल्दी से। सिंपली आपको एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर करना है। डीएस वेक्टर आपको फर्स्ट आउट फाइंड करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आपको R1 वेक्टर यहाँ से आप आर ए वेक्टर बना सकते हैं, आर बी वेक्टर आपको ऑलरेडी गिवन है। आर ए वेक्टर इस कोऑर्डिनेट से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे? आर बी माइनस आर ए वेक्टर डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा, फोर्स वेक्टर गिवन है तो एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कर देंगे, आपको वर्क डन मिल जाएगा। क्लियर है? बताना पड़ेगा? चलो बता देते हैं, जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो वो भी देख लें, समझ लें। तो फोर्स वेक्टर गिवन है 2i कैप + 3j - k और आर ए का कोऑर्डिनेट दिया है तो आर ए हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2i कैप + 4j कैप - 6k कैप और आर बी वेक्टर ऑलरेडी गिवन है 6i - 4j + 2k। तो हमारा ds क्या हो जाएगा? आर बी माइनस आर ए। तो क्या लिख सकते हो? 4i - 8j + 8k। ये हमारा ds कैप हो गया, ds वेक्टर हो गया। तो अब हम लोग जानते हैं कि dw = होता है f डॉट ds। तो f हमारा ये है और ds ये है, दोनों में डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। 8 - 24 - 8, तो ये कितना आ गया? -24 जूल। ये W आ गया हमारा। क्लियर है? कोई डाउट है किसी को तो बोले। एनी डाउट? अब ये वर्क डन निगेटिव आने का क्या मतलब है कि F और DS में कितने का एंगल है? थीटा बराबर 180 का एंगल है। क्लियर है? 180 एग्जैक्टली नहीं कह सकते हो, यू मे से दैट थीटा इज ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज है ये कहो, 180 एग्जैक्टली मत कह, तो ठीक ना, ऑब्ट्यूज है। ठीक, कोई दिक्कत? चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ये वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन समझ में आ गया? वेक्टर से कैसे एनालिसिस करना है? किसी को डाउट है तो बोले। चल चलें। चलो एक और सिंपल से क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ए ब्लॉक ऑफ m = 2 kg इज पुल्ड बाई अ फोर्स F = 40 न्यूटन अपवर्ड थ्रू ए हाइट 2 मीटर। फाइंड वर्क डन ऑन ब्लॉक बाई अप्लाइड फोर्स F एंड इट्स वेट mg। और यहाँ g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है।
जल्दी से करो इसको, क्विकली ट्राई इट। हाँ, फट से करो, फट से करो। बहुत एकदम साधारण सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता है। लंबा देखने में लग रहा है लेकिन बहुत ईजी है। इसको तो मैं चाहता तो डायग्राम से बहुत आसानी से करा देता, लेकिन मैं लैंग्वेज में दे दिया कि ताकि तुम लोग को करने में लगे। इसको वेरिएबल फोर्स से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करेंगे। जल्दी ट्राई करो, जल्दी ट्राई करो। चलो इसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, फट से जल्दी करो। देखो भाई जल्दी देखो, कितना, किसका 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 वर्क डन, किसका, दो अलग अलग वर्क डन है। अरे यार इसमें दो वर्क डन पूछा है, एक वर्क डन फोर्स का पूछा है, एक वर्क डन वेट का पूछा है। हाँ, फोर्स का वर्क डन 80 जूल और mg का वर्क डन निगेटिव साइन के साथ। साइन कौन बोलेगा, गलत है। चलो देखो यहां पर ध्यान दो, ये जो एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास 20 kg है और इस पर एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन, और इसको यहां से लेके जाया गया 2 मीटर की हाइट पर। ये 2 मीटर की हाइट पर ये ब्लॉक पहुंच गया, ये 2 kg वाला, ठीक है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा वर्क डन भाई? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है, यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है, 0। यहाँ 40 इंटू 2 यानी 80 जूल, ठीक है। अब ये नहीं बताना पड़ेगा कि वर्क का यूनिट जूल होता है, किलो जूल, ये सब नहीं बताना पड़ेगा। चलिए, तो ये वर्क हो गया 80 जूल, ठीक है। तो अब आगे बढ़े। अब ये दूसरा क्या बोल रहा है कि 2G, इधर 2G भी लग रहा था, इसका वर्क डन क्या होगा, इसी में यही पूछा था, इसका वर्क डन क्या होगा। तो वर्क डन बाई mg लिख देते हैं, वर्क डन बाई mg। तो ये fs cos 180 ना हो जाएगा, ये 2G और डिस्प्लेसमेंट में 180 का एंगल है ना, यानी माइनस fs, ठीक है। बोलो माइनस, यहाँ पर फोर्स 2G है इंटू s, डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 है, यानी माइनस 40 न्यूटन। क्लियर है, कोई दिक्कत? डाउट क्लियर है? हाँ, क्या हुआ? चेक लाइट ऑन कर दो। चलो चलो, अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, करते हैं इसको, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, इसे एक पुली दिया हुआ है, ये 1 kg का है और ये
2 kg का है। और ये रेस्ट से रिलीज हो रहा है, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। तो इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड वर्क डन बाई स्ट्रिंग ऑन बोथ ब्लॉक इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में दोनों ब्लॉक पर स्ट्रिंग कितना वर्क डन करेगा, यही फाइंड आउट करना है। अलग अलग दोनों पे वर्क डन निकालना है, ठीक है। दोनों पे अलग अलग कितना वर्क डन करेगा। तो ये बताओ तो पहले हमको, क्या दोनों पे वर्क डन अलग अलग होगा? क्या दोनों पे वर्क डन अलग अलग होगा? ये बताओ, क्या दोनों का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा? हाँ, क्या दोनों का एक्सीलरेशन अलग अलग होगा? जब दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा तो दोनों का पे फोर्स सेम होगा। जब दोनों पे फोर्स सेम होगा मतलब दोनों में टेंशन सेम है, ये है, तो दोनों का तब डिस्प्लेसमेंट, दोनों का एक्सीलरेशन भी सेम है तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा तो दोनों का वर्क डन सेम होगा। बस क्या अलग होगा? दोनों का अलग क्या होगा? दोनों का बस डायरेक्शन अलग होगा, बस साइन अलग आएगा। वर्क का बस साइन अलग आएगा, एगो पॉजिटिव आएगा, एगो निगेटिव आएगा। ये फंडा पहले से समझ सकते हो। देखो सॉल्व करके वही आना है, सॉल्व करके देखो, एगो पॉजिटिव आएगा, एगो निगेटिव आएगा, और कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। अब सॉल्व करना है, बस किया जाए। सॉल्व करने में लंबा जाएगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझ सकते हो पहले से। चलो आओ देखते हैं। तो इधर भी टेंशन, इधर भी टेंशन, इधर 1g, इधर 2g। तो एक्सीलरेशन लिख लें। इधर मान लेते हैं a से नीचे जा रहा है, ये a से ऊपर जा रहा है। तो 2g माइनस टी इक्वल टू 2a, t माइनस जी इक्वल टू a, जोड़ा कटा g बराबर 3a, a बराबर g बाई 3। इतना सही है? इतना में कोई दिक्कत है किसी को? तो बोले। जब इसका एक्सीलरेशन दोनों का g बाई 3 आ गया तो आगे हम लोग क्या करें बोलो? हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है कि वर्क डन फाइंड आउट करना है बाई टेंशन। तो हम लोग को वर्क डन अगर टेंशन के द्वारा फाइंड आउट करना है तो दोनों का हमको पता चल गया ना एक्सीलरेशन। तो अब टेंशन के द्वारा वर्क डन फाइंड आउट करना है तो टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो टेंशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, g बाई 3 प्लस g, यानी 4g बाई 3। ये टेंशन की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब टेंशन की वैल्यू पता चल गई तो 1 kg ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो फाइंड करते हैं। फॉर 1 kg ब्लॉक s इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर। बोला है कि रेस्ट से शुरू कर रहा है, यानी u दोनों के लिए 0 है, तो s बराबर हाफ AT स्क्वायर। t बराबर 1 सेकेंड बोला है, t बराबर 1 सेकेंड, तो हाफ AT स्क्वायर यानी हाफ इंटू g बाई 3 इंटू 1 स्क्वायर, यानी g बाई 6 हो जाएगा, ठीक है। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, g बाई, इसका g बाई 6 होगा ना 1 kg का ऊपर की ओर। और टेंशन कितना है, इतना है, तो वर्क डन पहला का कितना हो जाएगा 4g बाई 3 इंटू g बाई 6, 2 2 या 4 2 3 या 6, यानी 2 बाई 9 g स्क्वायर, यानी 2 बाई 9 और g स्क्वायर का 100 हो जाएगा, यानी 200 बटा 9। क्लियर है? समझ में आया बात? उसी तरह इसका देख लो 2 kg का समझ लो। 2 kg में वही फंडा, तो यही कितना आ जाएगा माइनस 200 बाई 9 आ जाएगा। वही बताया ना, ये माइनस 200 बाई 9 आ जाएगा। क्लियर? तो वही सेम चीज, वो प्लस में आएगा, ये निगेटिव में आएगा। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत किसी को भी? कोई तकलीफ? चलिए अब वेरिएबल फोर्सेस से रिलेटेड थोड़े प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। चलो तो थोड़ा फिजिक्स में थोड़ा एनालिसिस भी करना पड़ता है, ठीक है ना बच्चों। थोड़ा एनालिसिस करोगे, समझोगे, तब मजा आएगा, ठीक है ना।
क्वेश्चन क्या है, कह रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 4, ए फोर्स F इक्वल टू 2 प्लस एक्स acts on a particle in x direction where F is in Newton and x in meter. Find the work done by this force during a displacement from x equal to 1 meter to x equal to 2 meter. चलो जल्दी से इसको करो इसको। ए फोर्स F इक्वल टू 2 प्लस एक्स, एक वेरिएबल फोर्स है 2 प्लस एक्स, एक्स होना पार्टिकल इन एक्स डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, देख ही रहो एक्स से वेरी कर रहा है तो एक्स डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा। वेयर F इज इन न्यूटन, एक्स इन मीटर, फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 2 मीटर में, जब इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 1 से 2 मीटर के बीच में तो उसका वर्क डन क्या है वो फाइंड करना है। ठीक है, इसको अगर हम ग्राफिकली करें तो ज़्यादा आसान बनेगा ये करने में, अगर ग्राफिकली करें तो आसान नहीं हमको लग रहा है करने होगा, जाएगा आसान हो जाएगा। चलो तो इसको ग्राफिकली भी कर सकते हो और कैलकुलस से भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों मेथड में बता सकता हूँ। चलो समझो इसको। अगर हम वेरिएबल फोर्स का मैंने क्या फॉर्मूला बताया है, dw इक्वल टू इंटीग्रेशन f dx। ठीक, तो f मेरा कितना है 2 प्लस एक्स dx, ये dw 0 से w जाएगा क्योंकि जब आप डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू 0 पर हो तो आपका कोई वर्क डन नहीं है। ठीक ना, चलो तो हम लोग को 1 से 2 जाना है, यहाँ 1 से 2 जाओ कि w इक्वल टू, अब पहले इंटीग्रेशन भी कर लें थोड़ा, 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। इंटीग्रेशन किसको किसको आता है और किसको किसको डाउट है इंटीग्रेशन में, चलो थोड़ा जान जाओ। x के पावर n का इंटीग्रेशन होता है x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। जैसे कि x के पावर 4 का इंटीग्रेशन करोगे तो ये 5 बाई 5 हो जाएगा प्लस c, तो उसी तरह x का इंटीग्रेशन करोगे तो x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और कोई कांस्टेंट रहेगा 2, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 2x लग जाएगा। कहाँ है पूछ सकते हो, तो क्या कहा कि x का पावर 0 है तो x का पावर 0 प्लस 1 बाई 1 यानी x का पावर कुछ नहीं 1x। ठीक है ना, समझ में आया? कहाँ पर बाबू, वही तो अभी मैं समझाया। ठीक है, चलो तो यहाँ पर ये हम लोग का आ गया, तो अब वैल्यू डालनी है तो 2 इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर बाई 2। कभी भी अपर लिमिट को पहले पुट करो, बीच में माइनस लगाओ, फिर लोअर लिमिट को पुट करो। 2 इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर बाई 2। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 1 बाई 2, तो ये आ जाता है 6 माइनस 2 माइनस 1 बाई 2 डेट इज 4 माइनस 1 बाई 2 डेट इज 7 बाई 2 जूल। ठीक है, डेट इज 3.5 जूल, ये आता है 3.5 जूल, 3.5 जूल। क्लियर है, समझ में आया? जिसको डाउट हो पूछ ले, इसको डाउट है तो इसको एक शॉर्टकट मेथड से भी हम कर सकते थे, ग्राफिकल मेथड से, जो मैंने, हाँ तो देखो, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे थे, तो इसको अगर दूसरा मेथड से हम लोग बनाते हैं तो जैसे कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में हम लोग क्या कर सकते हैं, कर्व बना सकते हैं। जैसे क्या, तो यहाँ पर फोर्स का क्या दिया है, F इक्वल टू क्या है 2 प्लस एक्स है, तो केवल अगर y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाए तो क्या होता है, y इक्वल टू एक्स ये ग्राफ होता है। ठीक है, तो ये 2 प्लस एक्स है, मतलब क्या कि y की वैल्यू 2 और ऐड हो जाएगी, मतलब x बराबर 0 डालोगे तो क्या देगा, 2 देगा। ठीक है, तो ये मतलब वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके ऊपर चढ़ जाएगी, ये हम लोग का इसका ग्राफ हो जाएगा।
ठीक है। तो अब ये ग्राफ है, तो हमको यहाँ पर 0 पर ये दे रहा है, 1 पर क्या देगा 3 देगा, 2 पर क्या देगा 4 देगा, इस तरह से ये ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, और 3 पर क्या देगा 5 देगा। तो इस तरह से ये ग्राफ बन जाएगा इसका। तो हमको कहाँ से कहाँ निकालना है, x बराबर 1 से 2 में, x बराबर 1 से 2 में, यानी ये हम लोग का ग्राफ इस तरह से बन जाएगा। तो मैंने क्या बताया था कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो एरिया होता है वही क्या देता है, वर्क देता है ना। तो इसका अगर एरिया निकाल दोगे ये रीजन का, तो हमको वर्क नहीं मिल जाएगा। ये क्या चीज बन गया, एक ट्रेपीजियम बन गया। तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, हाँ, ये 3 है हमारा, और 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमको 4 मिल रहा है, 4। हाँ, तो हम लोग का क्या बन गया, यहाँ पर साइड देखो, तो हम लोग का बन गया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो ये साइड कितनी कितनी है, ये 3 है और ये 4 है, यानी 7 हो गया। और ये कितना हो गया 1, तो हम लोग आ गया 7/2 दैट इज 3.5। क्लियर है। तो ये शॉर्टकटली बना सकते हो ग्राफिकली, क्लियर है ना। तो दोनों मेथड से कर सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलो, तो मेन कॉन्सेप्ट है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो कर्व का एरिया होगा वो क्या देगा, वर्क देगा। ठीक है ना। चलो, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर 5। तो ए फोर्स F इक्वल टू -k/x², x नॉट इक्वल टू 0। यहाँ x नॉट इक्वल टू क्यों 0 दिया है, क्योंकि अगर वो होगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। x on a particle in x direction, on a particle in x direction, find work done by this force in displacing the particle from x equal to plus a to x equal to plus 2a. Here k is constant. चलो इसको करो, इसको ट्राई करो। ये भी वेरिएबल है, फोर्स का प्रॉब्लम है। ट्राई करो, क्विकली ट्राई करो, विद इन 1-2 मिनट। यस, x इक्वल टू प्लस ए टू x इक्वल टू प्लस 2a। तो इंटीग्रेशन का थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए तुम लोग को, ठीक ना। तो देखो, हम लोग जो नॉर्मल लाइफ में वर्क का जो एनालिसिस करते हैं और जो फिजिक्स का वर्क है उसमें थोड़ा अंतर है। अब मान लो एक कुली तुम्हारा काम किया और उसको तुम कह दोगे भाई तुम्हारा तो वर्क डन 0 है, तुम्हारे द्वारा तो जो वर्क डन किया गया वो तो 0 है, तो वो तुम्हारा गलत हो जाएगा, ठीक ना। वो तुम गलत एनालिसिस हो जाएगा। फिजिक्स के नज़र से जो mg का वर्क डन है, जो वेट का वर्क डन है, ठीक है, जो ग्रेविटी का वर्क डन है, उस कूली के द्वारा या कूली के उस लगेज पर,
वो तो जीरो है, लेकिन वो मैकेनिकली एक वर्क डन तो कर रहा है, ठीक है, तो उसको गलत एनालिसिस मत करिए। फिजिकल वर्क डन मतलब ऐसा कुछ नहीं है, वो उसका इंपॉर्टेंस है। वर्क डन जीरो भी होता है तो उस वर्क डन का इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। वर्क डन जीरो होने से मत समझ लेना कि उस वर्क डन का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। चलो इस पे ध्यान दो। यहां पर फोर्स दिया हुआ है -k/x², तो हम लोग यहां लिख सकते हैं dw = F dx, इंटीग्रेशन कर सकते हैं 0 से w, और यहां पर कहां से कहां जा रहा है, a से 2a, और f की वैल्यू क्या हो जाएगी -k/x² dx, ठीक है। तो ये a से 2a अब हटा दें, अब इंटीग्रेशन कर देते हैं, यानी -k को बाहर निकाल दें, और 1/x² का इंटीग्रेशन कौन बताएगा, x का पावर -2 + 1/-1, दैट इज, इसको तो +1 कर दिया, यहाँ पर आ गया 1/x, ठीक है, कोई दिक्कत। a से 2a यानी k 1/2a - 1/a, ठीक है, यानी k ये कितना आ जाएगा, यहाँ 2a एलसीएम ले लिया, यहाँ पर आ गया a - 2a, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को है तो बोले। तो अब आगे यहाँ पर लिखते हैं, इधर लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर आ जाता है हमारा w = -k/2a, यही हमारा वर्क डन हो जाएगा। निगेटिव का मतलब अपोजिट है, हाँ बोलो, अपोजिट एक्शन बोलो बाबू, क्या दिक्कत। हाँ हाँ नहीं, मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा, वो प्लस में रहेगा तब होगा ऐसा कुछ, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो वो आउटसाइड निकल जाएगा, ठीक है ना। चलो बात मत करो बच्चा लोग, हाँ बोलो बाबू। हाँ एक मैं क्वेश्चन देख रहा था वेरिएबल से, तो इसमें मिल नहीं रहा है। एक क्वेश्चन देखो,